नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान सीईटी प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी का दोस्त महेंद्र बाबल स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और यहां मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान भूगोल की एकदम निःशुल्क क्लासेस इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मित्रों, राजस्थान भूगोल की बात करूं तो राजस्थान भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था मैं आपको यहां पे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं। और मैं जोधपुर में और अन्य शहरों में पिछले 6 वर्षों से लगातार अध्यापन करवा रहा हूं। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान भूगोल का जो पिछले वर्षों में आपने वेटेज है वो काफी ज्यादा रहता है। और अभी हम बात करने वाले हैं उन्हीं वेटेज को लेकर के। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ना तो मैं उस ज्यादा लेवल पे जाऊंगा कि वहां पे अपना इतना अधिक पढ़ा दूं कि वहां अपने काम का भी नहीं, और ना इतना लो पढ़ाऊंगा कि वो आपके प्रश्न भी नहीं आए। तो बिल्कुल अपने उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा आपको कि जहां से प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, राजस्थान भूगोल की बात करें हम तो यहाँ पे पाठ्यक्रम आप सभी ने सीईटी का देखा होगा। तो सीईटी जो दोनों लेवल है, जो 12th वाला और जो ग्रेजुएशन वाला, तो इस दोनों के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, उसके बाद राजस्थान की जो जलवायु है, फिर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, और उसके साथ साथ ही राजस्थान की जो वन्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान की वन संपदा है, राजस्थान के खनिज है, राजस्थान की कृषि है, मृदा है। ये सभी टॉपिक्स हैं और इनके अलावा भी 2-3 टॉपिक और हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को हम एक बिल्कुल बिंदुवार पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके आने लायक होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको लेके जाऊं मैं। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल एकदम निःशुल्क है, कोई भी एक चार्ज नहीं लिया जाएगा आपको। बस शर्त एक ही है कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मित्रों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे, वो बिल्कुल आप एक ध्यान से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो वैसे ही पढ़िएगा। अपने पास जब भी पढ़ने बैठो तो पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा और पास रखते हुए अपने नोट्स बनाते जाइएगा। मैं आप सभी का दोस्त महेंद्र बाबल आज आपके साथ राजस्थान भूगोल विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। और इन टॉपिक्स की कड़ी में आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। तो ये जो टॉपिक है, ये राजस्थान भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हम लोग राजस्थान भूगोल का भौतिक प्रदेश टॉपिक। अब अपना जो भौतिक प्रदेश टॉपिक है मित्रों, इस भौतिक प्रदेश की बात करें हम तो सबसे पहले अपने जहन में ये आना चाहिए कि भौतिक किसे कहते हैं। भौतिक मतलब फिजिक्स, फिजिकल किसे कहते हैं, फिजिकल, और प्रदेश किसे कहते हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूं। ये जो भौतिक शब्द है, इस शब्द को बताना चाहता हूं कि भौतिक की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं बात करूं भौतिक की, तो हर विषय के अंदर भौतिक शब्द की अलग अलग परिभाषाएं या अलग अलग अर्थ निकलता है। मैं विज्ञान में बात करूं तो भौतिक का अर्थ अलग होता है, मैं गणित में बात करूं तो भौतिक का अर्थ अलग होता है, और अगर मैं आपके साथ अन्य किसी विषय इकोनॉमी की बात करूं तो भौतिक का अर्थ अलग होता है। और इसके अलावा मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल में भौतिक का अर्थ अलग होता है। तो चलिए मित्रों, भूगोल के अंदर भौतिक का अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो अर्थ या परिभाषा रहेगी वो ये रहेगी कि भूगोल में स्थल मंडल पर स्थित उच्चावच। अब ये उच्चावच जो शब्द है, इसके अंदर क्या क्या आएगा। उच्चावच के अंदर आपके आ जाएगा पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान आदि।
भूगोल में स्थल मंडल पर स्थित उच्चावच या उच्चावचों को भौतिक कहा जाता है। चलिए, ये तो अपने परिभाषा हो गई किसकी? भौतिक की। अब अपने प्रदेश के बारे में देखते हैं। सिंपल सा अर्थ है, जो प्रदेश है, इस प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रदेश किसे कहा जाता है? यानी कि एक स्थल मंडल का कोई भी क्षेत्र विशेष होता है। प्रदेश का सिंपल सा अर्थ होता है क्षेत्र विशेष, यानी कि जो भूगोल में क्षेत्र विशेष होता है उसे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जैसे अपना राजस्थान एक प्रदेश है, वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश भी एक अपना प्रदेश है। तो अपनी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि भूगोल में स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियां, मैदान, इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इन सभी को संयुक्त रूप से भौतिक कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपने हो गई परिभाषा। अब अपने आगे चलते हैं इसमें कि इनका जो उच्चावच है, इन उच्चावचों की बात करें तो इन उच्चावचों का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये जो उच्चावच शब्द हैं, इस उच्चावच का निर्धारण कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि उच्चावच का हम अगर निर्धारण की बात करें तो मित्रों, उच्चावचों का जो निर्धारण है वो किया जाता है आपकी औसत ऊंचाई के आधार पर। और ये जो औसत ऊंचाई है, इस औसत ऊंचाई की बात करें हम, इस औसत ऊंचाई के मापन का, कि औसत ऊंचाई का मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है या बेस कहाँ से लिया जाता है। तो इस औसत ऊंचाई का जो मापन है मित्रों, वो आपके किया जाता है कहाँ से? तो वो किया जाता है समुद्र तल से। समुद्र तल से। अब अपने बात करें, चलो अपने को बता दिया समुद्र तल, सी लेवल। समुद्र तल की बात करें, समुद्र तल या सी लेवल। अब ये सी लेवल बिंदु कहाँ है? समुद्र तल का बिंदु कहाँ पे है? तो भारत का जो समुद्र तल का जो बिंदु है, समुद्र तल बिंदु है या सी लेवल पॉइंट है, वो कौन सा है? तो सी लेवल जो पॉइंट है भारत का, वो है आपके चेन्नई का। कौन सा है मित्रों? वो है चेन्नई वाला। अब चेन्नई में भी कहाँ पे? तो चेन्नई में है जो आपका मरीना जो बीच है, वो मरीना बीच को माना गया है। अगर इससे पूर्व की बात करूं मैं, इससे पहले की बात करूं, तो इससे पहले जो मुंबई हुआ करता था, वो अपने भारत का समुद्र तल वहां से मापन किया जाता था। लेकिन मुंबई अभी अस्थिर प्रदेश होने के कारण चेन्नई वाला जो भाग है वहां से अपने माना जाता है। इसको समुद्र तल का जो बिंदु है, इसे अपने 0 मीटर, 0 मीटर आधार माना गया। यहां से जितने भी जो भौतिक प्रदेश है उनका मापन किया जाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अब आपको जहन में होगा कि जितनी बार हम कभी रेल में यात्रा करते हैं, तो रेल में हम सबसे पहले यात्रा करने के लिए अपने को रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जहां से अपनी ट्रेनें रुकती हैं। तो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इधर उधर नज़र दौड़ाओगे आप प्लेटफॉर्म पे जाके, तो आपको वहां पे एक येलो कलर का बोर्ड दिखेगा, पीले रंग का बोर्ड दिखेगा, और उस बोर्ड पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये जो शहर है उस शहर का नाम लिखा होगा, जगह का नाम होगा, और उस जगह के नाम के नीचे उसकी समुद्र तल की ऊंचाई बिल्कुल लिखी होगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर लिखी है, लेकिन उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन उस समय अपना जो ध्यान होता है वो पीले रंग के बोर्ड के ऊपर नहीं होता है, पीले रंग के कुछ कपड़े होते हैं महिलाओं के या फिर जो पुरुषों के, उनकी ओर होता है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव है, जो चटपटी चीज़ें होती है उनके ऊपर अपना थोड़ा ध्यान ज़्यादा होता है। तो इस बार नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जाओ तो ध्यान रखना, अपने बोर्ड पे ध्यान रख के देखना कि जैसे जोधपुर है तो जोधपुर रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, तो जोधपुर के अंदर एक तो मेन रेलवे स्टेशन और एक रायका बाग रेलवे स्टेशन है। तो दोनों पे आप जाओगे तो जाते ही आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर या फिर राइट हैंड साइड की ओर नज़रें घुमाओगे तो एक दिशा में आपको पीले रंग का बोर्ड नजर आएगा, उस पर आप देखना समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है। चलिए, ये तो अपने हो गया समुद्र तल की ऊंचाई की बातें। अब अपने बात करें जो उच्चावच है, इन उच्चावचों की मैं बात करूं
तो ये उच्चावच कौन कौन से हैं और यहाँ पे अपने उच्चावच क्या क्या है। तो यहाँ पे अपने औसत कहाँ से लिया गया है सभी उच्चावचों का, यानी कि अगर मैं बात करूं मित्रों, अगर ये अपना धरातल है, क्या है, धरातल। अब इस धरातल के नीचे वाला ये जो पॉइंट अपना बिंदु है ये वाला, मान लो यहाँ पे ये सारा समुद्र है, ये सारा का सारा क्या है, ये समुद्र है, और समुद्र का ये जो तल है ये वाला, मान लो ये समुद्र का क्या है, ये तल है, ये वाला हो गया आपके समुद्र तल, समुद्र तल हो गया ये वाला। अब इस समुद्र तल से अगर मैं बात करूं, इस समुद्र तल से लेकर के अगर आपके पास कोई 300 मीटर औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी, 300 मीटर तक का कोई भौतिक प्रदेश है, तो आपके वो क्या कहलाएगा, तो आपके वो कहलाएगा मैदान। अगर कोई भी भौतिक प्रदेश जो समुद्र तल की ऊंचाई से लेकर के अपने कितना है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, कितनी है मित्रों, 600 मीटर जिसकी औसत ऊंचाई है, और वो ऊपर से क्या है, थोड़ा सपाट है, ऊपर से क्या है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा वो सपाट टाइप का है, तो आपके वो वाला प्रदेश रहेगा कौन सा, तो वह वाला ऊपर से जैसे पथरीला भी है और सपाट भी है, तो वो वाला आपका रहेगा पठार। फिर बात करते हैं हम आगे कि जो अगला जो भौतिक प्रदेश है अपना, या फिर स्थल प्रदेश की बात करें, तो जो समुद्र तल बिंदु से लेकर के अपनी 1800 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है और ऊपर से कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है, तो वो वाला प्रदेश क्या कहलाएगा, तो वो वाला प्रदेश कहलाएगा पहाड़ी। क्या कहलाएगा, पहाड़ी कहलाएगा। और जिसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर से अधिक हो, 1800 मीटर से अधिक हो, और ऊपर से वो जो भाग है थोड़ा इस प्रकार का हो, ठीक है, ऊपर से जो इस प्रकार का भाग हो, पहाड़ी या ज़्यादा ढलान वाला भाग हो, तो वो वाला आपके क्या कहलाएगा, जिसकी 1800 से लेकर के आपके 2700 मीटर तक की औसत ऊंचाई हो, तो मित्रों वो आपके कहलाएगा पहाड़। पहाड़ी की तुलना में पहाड़ की जो ढाल होती है थोड़ी तीव्र होती है, ठीक है, याद रखना ये बिंदु आप। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अगला जो है अपना 2700 मीटर से अधिक जितनी भी जो ऊंचाइयां हैं, 2700 मीटर से ऊपर जितनी भी जो 2700 मीटर प्लस जितनी भी ऊंचाई के जो पर्वत है, ये वाले अपनी श्रृंखला कहलाएगी पर्वत। क्या कहलाएगी, पर्वत। और पर्वतों की क्या होती है, श्रृंखला होती है, पर्वतों की कुछ एक श्रृंखलाएं होती है। तो इस प्रकार आप याद रखना कि जो समुद्र तल से लेकर के 300 मीटर की औसत ऊंचाई रखते हैं, समुद्र तल वाला कितना माना जाएगा, आपका 0 मीटर माना जाएगा मित्रों। कितना माना जाएगा, 0 मीटर माना जाएगा। समुद्र तल से लेकर 300 मीटर की औसत ऊंचाई वाला मैदान, समुद्र तल से लेकर के 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला पठार कहलाता है, जिनकी औसत ऊंचाई पठार की इतनी है। पहाड़ी की बात करूं तो पहाड़ी की औसत ऊंचाई 1800 मीटर है और पहाड़ की औसत ऊंचाई 2700 मीटर है। और आपके 2700 मीटर से अधिक जितने भी जो ऊंचाई वाले प्रदेश हैं वो आपके सभी के सभी क्या कहलाएंगे, वो आपके पर्वत कहलाएंगे। तो ये तो थी अपनी औसत ऊंचाइयों के बारे में, और ये जो वर्णन है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुति किया गया है। अब अपने बात करते हैं भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार, यानी कि जो फिजिकल डिवीजन है या भौतिक प्रदेश हैं उनके विभाजन के क्या क्या आधार रखे गए हैं। तो ये जो आधार, पहला जो आधार रखा गया वो रखा स्थल स्वरूप, यानी कि उन स्थल है जो उनका स्वरूप कैसा है। इसके अंदर आपके आ जाएगा स्थल पर्वत है, या स्थल पर कोई पठार है, या स्थल पर कोई मरुस्थल है, या वो जो स्थल है यहाँ पे कोई मैदान है, यहाँ पे कोई क्या मैदान है, या फिर कोई नदियों वाला प्रदेश है। क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, स्थल का स्वरूप कैसा है। तो ये स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशाएं। अब भौगोलिक दशाओं की बात करूँ कि भौगोलिक दशा, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, ये जो है
भौगोलिक दशाएं हैं उनके आधार पर भी भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। कृषि एवं फसल प्रारूप, यानी कि यहाँ पे कृषि और फसल का प्रारूप कैसा है, कृषि कैसी, किस प्रकार की कृषि की जाती है, किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, ये सब चीज़ें हैं उनके बारे में अपने ये है। अब विशिष्ट आर्थिक लक्षण, जो इकोनॉमिकल जो उनकी विशेषताएं हैं वो आर्थिक लक्षण क्या है, तो मित्रों इकोनॉमिक विशेषताओं या आर्थिक लक्षण के अंदर वहाँ किस प्रकार की जो खनिज मिलते हैं या फिर वहाँ पे किस प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं या वहाँ कैसा औद्योगिकीकरण है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स हैं, ये भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार माने गए हैं। इनके आधार पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। तो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है स्थल स्वरूप के आधार पर, भौगोलिक दशाओं के आधार पर, कृषि व फसल प्रारूप के आधार पर और विशिष्ट आर्थिक लक्षण के आधार पर विभाजन किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है हम आगे देखेंगे, हम आगे चल रहे हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक विभाजन का वर्गीकरण, यानी कि राजस्थान को सर्वप्रथम जो भौगोलिक विभाजन है वो किसने प्रस्तुत किया था, राजस्थान को किसने भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम बांटा था, या ऐसे कौन कौन से जो वैज्ञानिक है जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अपनी तरफ से विभाजन प्रस्तुत किया था। चलिए हम इसमें देखते हैं। अब राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, अब अपने को पता है सिंपल सी बात कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में भाई बांटा गया है। ठीक है, सबको समझ में तो आ रहा है। मैं शुरुआत से आपके साथ बातें किया जा रहा हूँ, मतलब पढ़ाई की बातें किया जा रहा हूँ। क्या है कि आजकल पढ़ाई की बातों के साथ साथ थोड़ी सामान्य बातचीत भी करनी चाहिए आप लोगों के साथ। जो भी ऑनलाइन है मेरे मित्रगण, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं आप सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मित्र हैं मेरे साथ जुड़े हुए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो वैसे मुझे पता है आप लोगों को बातों का थोड़ा शौक ज़्यादा ही है, तो बातें भी करेंगे हम। जितना मैं आप एक मित्र या भाई की तरह पढ़ाऊंगा, मैं आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं। जो भी मेरे साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। भूगोल बहुत आसान विषय है और मैं आपको भूगोल शून्य से शिखर की ओर लेके जाऊंगा, ये ध्यान रखना। मैं बहुत ही धीमी गति से शुरुआत कर रहा हूँ और ये जो गति है आपके हिसाब से रहेगी। और ये जो अपना प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन से किस एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आया है, इसके बारे में भी हम आगे ज्यों-ज्यों बढ़ते जाएंगे चर्चा करते जाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है अपने। ठीक है, और वैसे प्रॉपर हिंदी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं मारवाड़ी में भी बता सकता हूँ, अंग्रेज़ी में भी बता सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी जो सहूलियत है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो अपने आपको भूगोल किस में पढ़नी है। अगर आपने मारवाड़ी रामायण पढ़नी है तो मैं अपने मारवाड़ी में पढ़ा दूँ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो वैसे आज शुरुआत पहला दिन है तो हिंदी में करते हैं, धीरे धीरे आपको मारवाड़ी में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपको जिसको समझ में नहीं आ रही है उसको हिंदी में पढ़ा देंगे, तो अपने सब लैंग्वेज चलेगी, हिंदी मारवाड़ी अंग्रेजी सब अपने एक साथ ही। ठीक है, आप रोटी जीमा बिन महीने अपने सागर महीने दही ले लेवा। ठीक है, तो अपने सब चले वो भेड़ियो तो अपने चलते रहे। तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन का वर्गीकरण, तो मित्रों यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज ध्यान ये रखना है कि यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था। ये लो भाई क्वेश्चन पूछ लिया, चलो हम इसका जवाब देंगे कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण में भी सर्वप्रथम किसने किया। तो कुछ साथी गण हैं उनको अगर पता होगा तो वो बताएंगे कि सर सर्वप्रथम वर्गीकरण तो किया था एक वीसी मिश्रा करके बंदा था। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने। चलिए, अगर ये बात अपने को पता है, लेकिन एग्जामिनर अपने से होशियार है, डेढ़ सना है वो, तो वो आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान को सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने कब बांटा था। चलो, ये नहीं पता अपने को, तो ये भी आप ध्यान रखना कि राजस्थान को सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने कब प्रस्तुत किया था वर्गीकरण। तो वीसी मिश्रा ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1967 में। ठीक है मित्रों, कब प्रस्तुत किया था? 1967 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये कितने भागों में बांटा तो हम एक एक करके आगे ये भी देखेंगे। तो राजस्थान को सर्वप्रथम किसने बांटा था? वीसी मिश्रा ने। अब कितने भाग, कितने कब बांटा था? तो 1967 में। लेकिन इसकी जो पूरी जानकारी है वो मैं आपके साथ अभी साझा करने वाला हूँ। फिर वापस अपने बात करें कि ये जो वीसी मिश्रा साहब है, इनके बाद में सर्वप्रथम तो ये आगे, इनके बाद में किसने बांटा? तो इनके बाद में एक बंदा आया था, डॉक्टर राम लोचन सिंह।
कौन आए थे? रामलोचन सिंह जी। अब रामलोचन सिंह जी आ गए तो रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान को कब बांटा? तो 1971 में। रामलोचन सिंह ने कब बांटा? 1971 के अंदर राजस्थान को रामलोचन सिंह के द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। और ये जो डॉक्टर रामलोचन सिंह है, इन्होंने वर्गीकरण जो पूरे भारत का प्रस्तुत किया था, उसके साथ साथ मित्रों राजस्थान का भी प्रस्तुत कर दिया। तो हम इनको भी पढ़ते हैं कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने भी राजस्थान को 1971 में भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। चलो आगे चलते हैं। अब एक और पढ़ते हैं, सक्सेना व तिवारी। कौन है? सक्सेना। अब ये जो सक्सेना है, इस नाम से आप सभी परिचित हो। और ये जो सक्सेना जी है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने राजस्थान भूगोल में जब हम पढ़ते हैं, जब भी, तो भूगोल में जो ऑथेंटिक बुक्स आती हैं तो ये इन्हीं की आती है। आज में भी, आज के समय में भी आती है। राजस्थान ग्रंथागार अकादमी से इनकी बुक प्रकाशित होती है और उसका नाम है राजस्थान भूगोल। और इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। आपको पता नहीं है तो आप किताब ज़रूर लाइएगा इनका, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, जो कि ऑथेंटिक किताब है। मैं आपको दूसरी किसी गाइड या दूसरी कोई किताब की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ऑथेंटिक किताब के बारे में बता रहा हूँ। वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान भूगोल करके किताब आती है और राजस्थान हिंदी ग्रंथागार अकादमी से प्रकाशित भी होती है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था मित्रों, वो प्रस्तुत किया था 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। तो राजस्थान को सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने 1967 में बांटा था भौतिक प्रदेशों में। बाद में 1971 के अंदर डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया और 1994 के अंदर सक्सेना और तिवारी, ये दो व्यक्तित्व है या दो व्यक्ति हैं, इन्होंने भी प्रस्तुत किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका है वो सक्सेना को थोड़ा ज़्यादा हम मानते हैं। तो चले आगे चलते हैं। तो ये जो वीसी मिश्रा जी है, अब इनके बारे में पूरी राम कहानी पढ़ते हैं अपने, ठीक है। अब वीसी मिश्रा जी आ ही गए हैं, चलिए तो वीसी मिश्रा जी के बारे में पढ़ते हैं। तो वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान को क्या किया? सर्वप्रथम बांटा। तो राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला बंदा कौन था भाई? वीसी मिश्रा। और वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? चलिए पहले देखते हैं कब बांटा। तो 1967 में। कब बांटा? 1967 में। कितने भौतिक प्रदेश? तो वीसी मिश्रा जी ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश थे? 7 भौतिक प्रदेश। अब 7 भौतिक प्रदेश हो गए। आपको ऐसे भी याद रख लेना है कि जो वीसी मिश्रा जी है, वीसी मिश्रा जी ने 1967 में बांटा। कितने में बांटा? 1967। और 67 और कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। तो याद रख लेना, यहाँ पीछे 7 और यहाँ भी 7, ये वाला ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब 7 कौन कौन से भाग थे, या एक इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि जो उनकी जो बुक है, पुस्तक का जो प्रकाशन है, पब्लिश्ड है या पब्लिकेशन है, उनकी जो बुक है वो 1968 में प्रकाशित हुई थी। बुक प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में प्रकाशन हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये जो प्रकाशन है ये वाला आपके हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की गई थी इनकी वीसी मिश्रा जी की पुस्तक। और पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वो भी है राजस्थान का भूगोल। अब ये 7 भौतिक प्रदेश इनके कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो इनका जो पहला जो भौतिक प्रदेश है मित्रों, जो पहला भौतिक प्रदेश है इनका, वो ये वाला यहां से रहेगा, यह ये वाला। अब मैं ये थोड़ा मैप बना रहा हूं, तो इसके अंदर जो पहला भौतिक प्रदेश है वीसी मिश्रा जी का, ये वाला, और इसका नाम है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। पहले भौतिक प्रदेश का क्या नाम है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, ठीक है। चलिए अब अपने दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में देखते हैं कि जो इनका दूसरा भौतिक प्रदेश है वो आपके यहाँ ये वाला इलाका है, जो यहाँ पे इस वाले के अंदर आपके रहने वाला है। और ये वाला जो इलाका है इसमें अपना दूसरा भौतिक प्रदेश है इनका, उसका नाम है पश्चिमी अर्धशुष्क
मरुस्थल। पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, दूसरा है पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अपने बात करते हैं तीसरे भौतिक प्रदेश की। तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, उसका उन्होंने नाम दिया था नहरी प्रदेश। अपने को भी पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो नहरें हैं वो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। तो इन्होंने इस तीसरे भौतिक प्रदेश का जो है वर्गीकरण ये यहाँ से प्रस्तुत किया था, यानी कि ये जो अपना गंगानगर और ये जो हनुमानगढ़ वाला एरिया है, ये तो हो गया आपका दूसरा, और ये वाला हो गया आपका तीसरा भौतिक प्रदेश। और जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो वीसी मिश्रा ने चौथा भौतिक प्रदेश जो दिया था वो वाला आपके हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कि ये जो इलाका आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो माउंटेन वाला जो इलाका है, ये वाला, ये जो चौथा भौतिक प्रदेश ये वाला हो गया। अब जो पांचवा भौतिक प्रदेश है वीसी मिश्रा का, उस पांचवें भौतिक प्रदेश का नाम है उत्तर पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। उत्तर पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, उत्तर पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, यानी कि ये जो इलाका है ये वाला, इसमें आपका कौन कौन सा इलाका आ जाएगा? तो इसमें आपका एक तो ये जयपुर आ जाएगा, ठीक है, एक ये अलवर आ जाएगा, एक आपका ये भरतपुर आ जाएगा, एक आपके इसमें थोड़ा सा धौलपुर का अंश आ जाएगा, एक इसमें आपके दौसा आ जाएगा, यानी कि ये जो इलाका है एक इसमें ये टोंक आ जाएगा। ये जो इलाका है ये वाला, अब ये जो इलाका है इसको इन्होंने नाम दे दिया उत्तर पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। तो राजस्थान में कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा जो विकसित जिले हैं, सबसे ज़्यादा जो कृषि की उत्पादक जिले हैं, वो अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये वाले जो क्षेत्र है या जिले हैं ये हैं। और औद्योगिकीकरण की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो उद्योग विकसित हुए हैं वो उद्योग भी अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर के अंदर ही विकसित हुए हैं। और जो छठा जो प्रदेश है, उस छठे का जो नाम रखा है वीसी मिश्रा सर ने, छठा जो प्रदेश है उसका नाम रखा है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या नाम रखा है? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये जो इलाका है ये वाला, जिसके अंदर आपका झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें उदयपुर वाला भी इलाका आ जाएगा। तो ये जो इलाका है, प्रतापगढ़ वाला इलाका है, ये सारा इलाका है, इसको छठा यानी कि अपना दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिया है। और सातवां जो प्रदेश है वीसी मिश्रा सर ने बताया है, उस सातवें प्रदेश का नाम है आपकी चंबल के बीहड़ क्षेत्र या चंबल का बीहड़, चंबल का बीहड़ क्षेत्र या बीहड़ प्रदेश। तो ये चंबल का बीहड़ जो क्षेत्र है, चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है भाई, इस चंबल के बीहड़ क्षेत्र को अपने ये वाला इलाका माना गया है। ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, यहाँ पे अपने चंबल नदी यहाँ से बहती है राजस्थान में, ठीक है। ये धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये वाला इलाका है, धौलपुर, सवाई माधोपुर वाला, ये वाला, इनके अंदर ये वाला सातवां भौतिक प्रदेश है। तो वीसी मिश्रा सर ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था 1967 के अंदर। और ये जो 7 भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो वाला अपना कौन सा है? ये शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट है। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तीसरा गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरी प्रदेश है। चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। पांचवा उत्तर पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, ये वाले जो जिले आते हैं। छठा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है, जिसमें अपने जो हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और इसके अलावा प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। और सातवां जो भौतिक प्रदेश है चंबल के बीहड़ क्षेत्र, तो चंबल के बीहड़ क्षेत्र में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र भी आता है। तो मित्रों ये तो था वीसी मिश्रा सर का वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा, इससे 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा? वीसी मिश्रा ने। दूसरा क्वेश्चन कब बांटा? 1967 में। तीसरा क्वेश्चन कितने भागों में बांटा? 7 भागों में।
चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वीसी मिश्रा के द्वारा दिया गया नहीं है? तो इसमें आपको ये चयन करना पड़ेगा। फिर पांचवा क्वेश्चन, वीसी मिश्रा की पुस्तक का नाम क्या था? राजस्थान का भूगोल। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1968 में। किस के द्वारा हुआ? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशन हुआ। तो ये अपने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनसे 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारे। ये एक ही स्लाइड है, इस एक पेज पे अपने 7-8 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं मित्रों। दूसरा जो वर्गीकरण है वो आपके है डॉक्टर रामलोचन सिंह का। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह की बात करें तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किया था 1971 में, और 1971 में किया था। और ये इस समय क्या कर रहे थे? भारत का प्रादेशिकरण कर रहे थे, यानी कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांट रहे थे। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? राजस्थान को भी बांट दिया, और राजस्थान को बांटा तो कितने श्रेणियां रखी? 3 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां। और ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है मित्रों? तो इनकी जो 3 श्रेणियां दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से, यानी कि अपने प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उप श्रेणी। अलग अलग भाग है। अब प्रथम श्रेणी में कितने भाग हैं? तो मित्रों प्रथम श्रेणी में 2 भाग। प्रथम श्रेणी को कितने भागों में? 2 भाग में बांटा गया। मध्यम श्रेणी को कितने भाग में? 4 भाग में बांटा गया। उप श्रेणी को कितने भाग में? 12 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 12 भाग में बांटा गया। अब ये कौन कौन से हैं तो इनके बारे में अभी देखते हैं। तो प्रथम श्रेणी में 2 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो 2, एक में तो हो जाएगा आपका पश्चिमी राजस्थान और एक आपका हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। तो मित्रों जो 2 भाग है प्रथम श्रेणी के, या इसे वृहद श्रेणी भी कह सकते हैं, तो इसमें राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी श्रेणी, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। और इसका जो आधार माना गया है वो अरावली पर्वतमाला को माना गया है, और जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम दिशा में है मरुस्थल की ओर वो वाला पश्चिमी राजस्थान, और जो पूर्व दिशा में है वो वाला पूर्वी राजस्थान। मध्यम श्रेणी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 कौन से? मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। ये जो चीजें हैं ये वाले, इनको 4 भागों में बांटा गया है मध्यम श्रेणी के अनुसार। और यही हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं, तब इनके बारे में ही पढ़ते हैं। और उप श्रेणियां कितनी है? छोटी छोटी, जो इनकी ये जो 4 श्रेणियां हैं, इनकी जो उप श्रेणियां हैं छोटी छोटी, जैसे मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, अरावली को 3 में बांटा गया है, मैदान को 3 में बांटा गया है, हाड़ौती पठार को 2 मुख्य और 3 उप विभागों में बांटा गया। इस प्रकार की जो श्रेणियां हैं 12 श्रेणियां आती हैं, और इन 12 श्रेणियों छोटे छोटे भाग में बांटा गया है। तो ये तो था अपना डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और ये जो मुख्य रूप से भारत का प्रादेशिकीकरण कर रहे थे उसके तहत राजस्थान को इन्होंने बांटा था। और इनकी जो 3 श्रेणियां रखी गई है, प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उप श्रेणी। प्रथम श्रेणी को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। और फिर मध्यम श्रेणी कितने भाग है? 4 भाग है। 4 कौन कौन से हैं? मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और उप श्रेणी की बात करें तो उप श्रेणी के कितने भाग है? तो मित्रों उप श्रेणी के 12 भाग है, बांटे गए हैं, ठीक है। याद तो हो रहा है ना आपको? मेरे साथ बने रहिएगा, हम धीरे धीरे करके मैं आपको शून्य से शिखर की ओर, यानी कि अपने शुरुआत बेस से आपको कठिन स्तर की ओर लेके जाऊंगा। या बस साथ बने रहिए। आपको राजस्थान भूगोल से ज़्यादा तो मैं बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें 70 to 80% आपको नोट्स में से, ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो क्लासेज है मेरे, इसमें से आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा मैं बड़ी नहीं कहना चाहता, मैं नहीं कहूँगा कि आपको 100% मेरे जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छे हैं तो आ भी सकते हैं, लेकिन 70 to 80% यहीं से आएगा। जो पुराने पेपर्स हैं वो भी आप उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सक्सेना व तिवारी। अब ये सक्सेना कौन है? तो इन सक्सेना जी का नाम है डॉक्टर
हरिमोहन सक्सेना। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? तो सक्सेना व तिवारी ने अभी कितने भाग में बांटा? 4 भाग। और ये कब बांटा? 1994। ये लो साहब, यहाँ पे कितने पीछे 4 और यहाँ पे भाग भी कितने 4। आगे नहीं बात। तो वही अपने वीसी मिश्रा सर कब बांटा? 1967। पीछे 7 और कितने भाग? 7। और यहाँ पे सक्सेना जी ने कितने कब बांटा? 1994। पीछे 4 और कितने भाग? 4 भाग। बस ये चीज है, 4 भाग। और इनकी जो किताब का नाम है वो है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल करके इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने 4 भाग बताए थे। और ये जो 4 भाग है ये कौन कौन से हैं मित्रों? तो 4 भाग में पहला भाग है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा मध्यवर्ती अरावली, पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। तो मित्रों ये जो 4 भाग है ये इन्होंने दिए थे, आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहलो कौन सो अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूजो अरावली, तीजो मैदान, चौथो पठार। ठीक है, ओ वालों याद रख जो आप सब लोग, बस बहुत आसान है। अब अपने जो 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में, जो कृषि विभाग है उस कृषि विभाग ने भी 4 भौतिक प्रदेश ही बताए हैं। और ये जो 4 भौतिक प्रदेश उन्हें ऑथेंटिक माना गया है कि राजस्थान में कुल 4 भौतिक प्रदेश हैं। और ये 4 जो भौतिक प्रदेश हैं, इन 4 भौतिक प्रदेश की बात करें अपने, तो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो 4 भौतिक प्रदेशों में पहला अपना मरुस्थल है, दूसरा अरावली है, तीसरा पूर्वी मैदान है और चौथा कौन सा है? चौथा आपके हैं हाड़ौती का पठार। तो मित्रों इनके बारे में हम पढ़ते हैं, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो निर्माण काल इनका कौन सा? पहले अपने ये मरुस्थल, फिर अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। मैं आपको पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लेके जाऊंगा और सबसे पहले इनमें देखेंगे कि इनका निर्माण काल कौन सा है, इनमें अपने क्षेत्रफल कौन सा कितना कितना है। ठीक है, और फिर अपने बात करते हैं इनकी जनसंख्या कितनी है, इनमें जिले कितने हैं, मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु क्या है। तो अब इनके बारे में अपने एक एक करके देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इनका जो निर्माण काल कौन सा है। तो मरुस्थल किस काल में निर्मित हुआ है? तो मरुस्थल निर्मित हुआ है प्लीस्टोसीन में। प्लीस्टोसीन में। अरावली, तो मित्रों अरावली हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान भी प्लीस्टोसीन में ही निर्मित हुआ है। हाड़ौती पठार की बात करें, हाड़ौती पठार जो आपके निर्मित हुआ है वो क्रिटेशियस काल के अंदर निर्मित हुआ है। तो मित्रों ये तो अपनी थी इनके निर्माण काल की बातें, यानी कि चारों का जो अलग अलग निर्माण है, प्लीस्टोसीन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, और पूर्वी मैदान और जो मरुस्थल है, इन दोनों का एक ही निर्माण काल है, प्लीस्टोसीन काल। चलिए, और सबसे पुराना जो अपना भौतिक प्रदेश है वो अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद अपने हाड़ौती का पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इनके युग की बात करूं मैं, कौन सा निर्माण काल के साथ साथ एक मैं आपको युग भी बता देता हूं। अब इनका युग कौन कौन सा है। अब अपने सबसे पहले अगर हम बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल का युग कौन सा है। तो मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो नियोजोइक युग में हुआ है, यानी कि नियोजोइक का एक भाग है प्लीस्टोसीन। अरावली, तो अरावली का जो निर्माण है वो आपके एजोइक युग में हुआ है, एजोइक का ही एक भाग है आपके प्री कैम्ब्रियन। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान का भी नियोजोइक में ही है। ये एक भूगोल के अंदर एक समय सारणी है, उस समय सारणी के अंदर
युग की बात होती है, सबसे बड़ा युग होता है, फिर अपने उसके अंदर अलग अलग कालखंड होते हैं, ठीक है। तो युग अपने कुल 4 युग हैं, ठीक है, अपने इस प्रकार से, और उनका अलग अलग समय होता है। वो अपने बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तब उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो अपने इतनी आवश्यकता नहीं है। अपने भूगोल के अंदर कुछ एक युगों की चर्चा होगी, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा कि अपने कौन सा है युग जिसमें क्या क्या अपने घटना। एक अरावली के बारे में पूछा जाता है, निर्माण काल कौन सा युग का है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से अरावली निर्मित है। एक अपने तैतीस सागर के अवशेष के रूप में भी यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। तो वो अलग अलग अपने में आपको बताता जाऊंगा, जहां पर जितनी आवश्यकता होगी वो आवश्यकता के अनुसार बताते जाएंगे। और जो हाड़ौती पठार है, इसका जो युग है मिसोजोइक, मिसोजोइक युग के अंदर ये निर्मित हुआ है। चलिए मित्रों, अब अपने चलते हैं आगे। अब अपने क्षेत्रफल की बात करें, मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है। अरावली कितने प्रतिशत पे है, अरावली 9% पे है। पूर्वी मैदान कितने पे है, तो 23% पे है। हाड़ौती का पठार कितने पे है, 6.89% पे है। और लंप सम्प में बात करें तो लंप सम्प में 7% पे है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पे कि भाई जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे मरुस्थल के अंदर जो जनसंख्या है वो है 40%। अरावली में जो जनसंख्या है वो आपके 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में आपके 39% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती के पठार में आपके 11% जनसंख्या निवास करती है। अब जिलों की संख्या कितनी कितनी है, तो जो मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर कितने जिले आते हैं, 12। अरावली में कितने आते हैं, 13 में से 3 गए 10, यानी कि पूर्वी मैदान में 10 में से 3 गए कितने, 7। तो हल्का सा याद रख लेना, 12 13, फिर अपने 3 लेस करते जाइएगा। 13 में से 3 गए 10 और 10 में से 3 गए 7, यानी कि अपने सबसे पहले मरुस्थल में 12 जिले, यानी कि 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है, 13 जिलों में अरावली फैली हुई है, 10 जिलों के अंदर पूर्वी मैदान फैला हुआ है और 7 जिलों में हाड़ौती का पठार फैले हुए हैं। आप भी पढ़ लो, इतना फैलो मत, ठीक है, फैलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी सर्दी का मौसम है तो फैलाव थोड़ा कम करो, सिकुड़ जाओ और रजाई के अंदर घुस के पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना करना, ठीक है। वापस अपने नींद नहीं लेनी रजाई के अंदर घुस के। मिट्टी या मृदा की बात करता हूँ मैं, तो मृदा कैसी कैसी है, तो यहाँ पे जो मरुस्थल है वहाँ की जो मृदा कैसी है मित्रों, तो मरुस्थल की जो मृदा है वो बालू प्रकार की है। अरावली की बात करें तो मृदा आपको मिलेगी पर्वतीय। पूर्वी मैदान की बात करें तो यहाँ पे आपको जो मृदा मिलेगी जलोढ़ प्रकार की मिलेगी। और यहाँ पे हाड़ौती के पठार की बात करें तो यहाँ जो मृदा मिलेगी आपको काली मृदा मिलेगी। बात करते हैं जलवायु की, कि जलवायु कैसी कैसी क्या रहेगी, ठीक है। तो अब अपने मैं जलवायु की बात करूँ तो जलवायु मरुस्थल में कैसी रहेगी, शुष्क और अर्ध शुष्क, ये दोनों प्रकार की जलवायु रहेगी। अरावली के अंदर कैसी जलवायु रहेगी, अरावली के अंदर जो जलवायु रहेगी वो रहेगी आपके उप आर्द्र प्रकार की। पूर्वी मैदान में कैसी रहेगी, तो मित्रों पूर्वी मैदान में रहेगी आर्द्र प्रकार की। हाड़ौती के पठार में कैसी रहेगी, तो हाड़ौती के पठार के अंदर जलवायु रहेगी अति आर्द्र, यानी कि यहाँ पे थोड़ी वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है तो जलवायु में नमी भी ज़्यादा रहेगी। अब अपने देखते हैं वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा कितनी है मित्रों, तो अपने जो वर्षा की मात्रा है वो मरुस्थल में तो रहने वाली है कितनी, 0 से 50 सेंटीमीटर तक, और अरावली में रहेगी आपके 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर, और पूर्वी मैदान में आपके रहेगी 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर, और हाड़ौती पठार में रहेगी 80 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि 80 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा की मात्रा है वो हाड़ौती के पठार में रहने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है ढाल, क्या रहेगी, ढाल। अब ढाल का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सोचने वाली बात है। अपने घर में आप सभी लोगों ने, घर का काम चल रहा है, नए घर का, तो नए घर का काम चलता है तो उसमें घर के अंदर फर्श छत बनाते हैं या फिर अपने जो आंगन है ये बनाते हैं। तो आंगन बनाते हैं तो आंगन बनाते समय कारीगर क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा के अंदर ढाल रखते हैं मित्रों, ताकि अपने घर में कभी घर को धोएं या फिर कोई पानी गिर जाए तो पानी की निकासी आसानी से हो जाए या पानी आराम से बाहर निकल जाए। तो इसमें एक ढाल रखी जाती है और उसी ढाल के आधार पर अपने
पानी के आधार पर ढाल का निर्धारण किया जाता है, यानी कि जिस दिशा में पानी जा रहा है उस दिशा में ढाल है। तो अपने यहाँ पर भी भौतिक प्रदेशों में जो पानी के स्रोत हैं वो क्या है, नदियाँ हैं। और नदियों की बात करें तो नदियाँ किस दिशा में बहती है वो उस क्षेत्र की क्या हो जाएगी, ढाल हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मरुस्थल की, तो मरुस्थल में अपने सबसे पहले अगर बात करूं मैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल में ढाल किस दिशा में होगी, तो मरुस्थल की जो ढाल है वो आपके हो जाएगी, यहाँ की मुख्य नदी है लूणी, और लूणी आपके बहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। लूणी बहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल की ढाल है। अरावली या पठार या पहाड़ होते हैं, उनकी ढालें चारों तरफ होती है। तो अरावली की जो ढाल है वो है पार्श्वीय प्रकार की। पार्श्वीय का मतलब होता है चारों ओर, अरावली की ढाल क्या है, चारों ओर है। फिर बात करता हूँ पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान की मुख्य नदी है बाणगंगा, और बाणगंगा की जो ढाल है वो आपके किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर है। और हाड़ौती पठार की जो मुख्य नदी है वो है चंबल, और चंबल की बात करूं तो वो चंबल अपने कोटा, बूंदी, ये जो जिले हैं इनमें जाती है अपने दक्षिण दिशा से लेके उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये इस प्रकार अपने ढाल आ गई, एक टेबल बन गई। ये जो टेबल है ये हर कोई नहीं बताता है, हर इस टेबल को क्या करता है, हर भाग के अंदर ये सारी चीज़ें बताते हैं। जब आपको मरुस्थल पढ़ाया जाएगा ये सारी 7-8 ये लाइनें आपको मरुस्थल में लिखाई जाएगी। अब मैं क्यों लिखाऊँ आपको मरुस्थल में ये लाइनें, जब एक साथ आपको ये लिखा दी मरुस्थल वाली, एक साथ अरावली की, तो इस प्रकार अपने क्या करना है, एक टेबल एक साथ बना लो और एक साथ आपके 30-35 आंकड़े या फैक्ट्स है जो क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहली बात मरुस्थल की बात करें, निर्माण काल बता दिया मैंने आपको, फिर मरुस्थल का या सभी जो भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल बता दिया, जनसंख्या बता दी, जिले बता दिए, मिट्टी बता दी, जलवायु बता दी, वर्षा बता दी, ढाल बता दी। अब एक एक करके वापस रिपीट करवा देता हूँ मैं। मरुस्थल के निर्माण काल की बात करें तो मरुस्थल का जो निर्माण काल है वो है प्लेस्टोसीन काल, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुई है, पूर्वी मैदान फिर से प्लेस्टोसीन काल के अंदर ही निर्मित हुआ है, हाड़ौती का पठार क्रिटेशियस काल के अंदर निर्मित हुआ है। तो राजस्थान का सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश है वो 1 नंबर है आपका अरावली। दूसरा जो पुराना भौतिक प्रदेश है वो है आपका हाड़ौती का पठार। तीसरा जो पुराना भौतिक प्रदेश है, पुराने भौतिक प्रदेश का अगर क्रम लेके हम चलें तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है आपका पूर्वी मैदान, और चौथा और सबसे नया जो भौतिक प्रदेश है वो है मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल का निर्माण सबसे अंत में हुआ है। और मरुस्थल का निर्माण कैसे क्या हुआ है ये भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं मित्रों, एक एक करके। क्षेत्रफल की बात करें तो मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11% है। फिर अपने बात करें अरावली, तो अरावली का जो क्षेत्रफल है, अरावली का आपके क्षेत्रफल मिलेगा कितना, 9% आपको अरावली का क्षेत्रफल मिलेगा। फिर बात करते हैं अपने पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23% है, और हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल आपके केवल 7% है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जो प्रदेश है वो हाड़ौती का पठार है, और सबसे बड़ा जो प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अपना मरुस्थल वाला है। चलिए अब अपने आगे जनसंख्या की ओर चलते हैं। तो मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या, अरावली में कितनी 10% जनसंख्या, पूर्वी मैदान में 39% जनसंख्या, और हाड़ौती के पठार के अंदर आपके 11% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। लेकिन आपके पास प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। यहाँ घनत्व डेंसिटी की बात करती है इन्होंने। अब घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो पूर्वी मैदान में पाया जाता है। और भारत की भी बात करें तो भारत के भी जो मैदानी क्षेत्र है या मैदानी राज्य है उनमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवास करता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो बिहार में है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार क्या है, यहाँ गंगा यमुना के जो मैदान है इन मैदानों की कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने जिलों की, यानी कि अपने मरुस्थल 12 जिलों में फैला हुआ है, अरावली 13 में फैली हुई है, और अपना पूर्वी मैदान 10 जिलों में फैला हुआ है। तो वहीं हाड़ौती का पठार 7 जिलों में फैला हुआ है। तो मित्रों फिर आगे मरुस्थल जिलों के बाद अपने बात करते हैं मृदा या मिट्टी की। तो मरुस्थल की जो मिट्टी है वो बालू प्रकार की है, अरावली में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और वहीं अपने हाड़ौती के पठार में काली या मध्यम काली, जिसे हम काली, कपासी, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, वो मृदा
पाई जाती हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जलवायु की। तो मरुस्थल के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अपने बात करते हैं अरावली के अंदर, तो अरावली के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो उप आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। और पूर्वी मैदान में जो जलवायु है वो आपके आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। और जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पे जो जलवायु है वो आपके अति आर्द्र प्रकार की पाई जाती है, यानी कि मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा नमी हाड़ौती पठार में। फिर बात करते हैं वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा यानी कि 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक जो औसत वर्षा है वो अपने मरुस्थल में होती है। 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है वो अपने अरावली में होती है। 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा पूर्वी मैदान में होती है। और 80 सेंटीमीटर से अधिक लगभग 120-30 सेंटीमीटर के आसपास की जो औसत वर्षा है वो हाड़ौती के पठार में होती है। फिर बात करते हैं अपने उसके बाद ढाल की या ढलान की। ढाल या ढलान एक ही बात है। तो मरुस्थल की मुख्य नदी है लूणी, और लूणी जिस दिशा में बहती है वो बहती है उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर। तो मरुस्थल की ढलान भी होगी उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर। उसके बाद बात करते हैं अरावली की। तो अरावली की ढाल यानी कि अरावली पे जब वर्षा का जल गिरता है तो वो चारों दिशाओं में जाता है, इसलिए अरावली की ढाल क्या है, पार्श्वीय प्रकार की है, चहुं ओर या चारों ओर प्रकार की है। फिर बात करते हैं अपने पूर्वी मैदान की। तो पूर्वी मैदान पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है उसकी ढलान, क्योंकि पूर्वी मैदान की प्रमुख नदी है बाणगंगा। बाणगंगा बहती है पश्चिम से पूर्व दिशा की। और फिर बात करते हैं उसके बाद अपने हाड़ौती के पठार की। यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल। चंबल दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है वो भी चंबल ही है, याद रखने आपकी, ठीक है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं कि जो इनका जो निर्माण काल है या किसके ये अवशेष है। अवशेष कहूं या फिर मैं उत्पत्ति कहूं कि जो भौतिक प्रदेश हैं ये किसके अवशेष हैं या इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है। तो मित्रों अपने एक पूरा इस पे एक लेसन बनता है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो इनके निर्माण के बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। वैसे आपके सीईटी के अंदर या आपके निर्माण को लेकर के नहीं है, आप सीईटी का जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक ही आपके क्या है भौतिक प्रदेश है। पहला टॉपिक ही भौतिक प्रदेश है और इसलिए मैं शुरुआत भी मैंने आपके भौतिक प्रदेश से ही की है। चलिए अब अपने बात करते हैं। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेश में अरावली और हाड़ौती का पठार ये तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदान और मरुस्थल ये 33 सागर का अवशेष है। अब आप कहोगे गुरुजी ये गोंडवाना लैंड बीच में क्या आ गया, अब ये क्या होता है और 33 सागर क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व अपनी जो पृथ्वी का जो स्थल भाग था वो पूरा एक साथ चिपका हुआ था, ठीक है, और उसके चारों ओर विशाल जलराशि फैली हुई थी। तो अपने जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने अपना जो बात करूं मैं अगर सपोज दैट कि ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर जो स्थल भाग है ये वाला अपना एक स्थल भाग है, ये वाला स्थल भाग है और इसके चारों ओर विशाल जल राशि फैली हुई, ठीक है। और ये जो स्थल भाग है इस स्थल भाग को इन्होंने नाम दिया पेंजिया और जलीय भाग को नाम दिया पैंथालासा। अब वापस क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है ये 2 टुकड़ों में टूट गया। पेंजिया कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में टूट गया। एक तो उत्तरी पेंजिया और एक दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया का नाम रखा इन्होंने, क्या नाम रखा, उत्तरी पेंजिया का नाम रखा अंगारा या लोरेंसिया, अंगारा लैंड या लोरेंसिया। और दक्षिणी पेंजिया है जो दक्षिणी टुकड़ा था उसका नाम रखा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर वापस और घटनाएं घटित होती है जो जमीन के टुकड़े थे उनमें वापस अपने बात करूं मैं अंगारा लैंड की। अगर मैं अंगारा लैंड की बात करूं तो अंगारा लैंड 2 टुकड़ों में टूटा और जो गोंडवाना लैंड था वो 4 टुकड़ों में टूटा। अब आज इनके ऊपर अपने महाद्वीप टिके हुए हैं, यानी कि अंगारा लैंड के 2 जो टुकड़े हैं उन 2 टुकड़ों का नाम है, एक का तो नाम है यूरेशिया और एक का नाम है उत्तरी अमेरिका। तो यूरेशिया के अंदर 2 महाद्वीप आते हैं, एक तो यूरोप आता है और एक एशिया महाद्वीप आता है। और
उत्तरी अमेरिका एक पूरी अलग ही प्लेट है। ठीक है, अलग अलग ये प्लेटें हैं और ये जो 4 प्लेटें हैं गोंडवाना लैंड की, इन 4 प्लेटों में दक्षिणी अमेरिका आ जाएगी पहली प्लेट, दूसरी अफ्रीकन प्लेट आ जाएगी, तीसरी अंटार्कटिकन प्लेट आ जाएगी और चौथी ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाएगी। तो मित्रों इस प्रकार ये 4 प्लेटें हैं अलग अलग और इन 4 और 2 6 प्लेटें हैं और इनके अलावा एक बड़ी जलीय प्लेट भी है जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब इसमें अपना गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है कौन, जो हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला। तो अपने को ये याद रखना है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का, और हाड़ौती का पठार है वो भी किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। इसका मतलब है जो दोनों पत्थर वाले हैं वो दोनों किसके अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड के। किसके हैं, पत्थर वाले दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और जो दोनों जैसे अपने पूर्वी मैदान ये तैतीस सागर का अवशेष है और जो मरुस्थल है वो भी किसका, तैतीस सागर का अवशेष है। तो जो मैदान और जो मरुस्थल वाला भाग है, ये जो दोनों जो भाग हैं वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का। और इनमें कॉमन क्या चीज़ है, इनमें कॉमन है मृदा या रेत। कॉमन क्या चीज़ है, रेत, यानी कि जो रेत से निर्मित है दोनों वो तैतीस सागर के हैं और जो दोनों पत्थर से निर्मित है वो गोंडवाना लैंड के। हल्का सा याद रख लेना आपने, ठीक है। वैसे अपने इस प्रकार से ये भौतिक प्रदेशों का निर्माण या उत्पत्ति के अवशेष माने जाते हैं। अब अपने 1 नंबर देखते हैं कि राजस्थान को वैसे 4 भौतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से बांटा था। तो पहला जो भौतिक प्रदेश है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो हम इनके बारे में आगे बात करें कि इनका जो निर्माण है वो नियोजोइक के प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। और इसके अगर अपने निर्माण काल में आपको बता चुका हूं कि नियोजोइक का जो प्लेस्टोसीन काल है उस प्लेस्टोसीन काल में ये निर्मित हुआ है। प्लेस्टोसीन काल में जरूर ये निर्मित हुआ है। लेकिन अब अपने इसकी बात करें कि इसका नाम क्या है, तो ये जो मरुस्थल है इसका नाम है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, इस मरुस्थल का नाम है अपने थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो आपको येलो रंग जो दे रखा है आपको, ठीक है, आपको जो माफ कीजिएगा, ये जो येलो रंग आपको दिखाई दे रखा है, ठीक है, ये वाला अपना सारा जो प्रदेश है ये वाला आपके कौन सा, थार का मरुस्थल है। ये जो पूरा जो आपको येलो रंग का दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन से जिले हैं हम एक एक करके अभी चर्चा करने वाले हैं। और जो थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल है इसमें कुल 12 जिलों में ये फैला हुआ है। ये जालोर से लेकर के सीमा के सहारे हम चलें तो सिक्कर तक जाता है। और बीच के जो जिले हैं वो 3 जिले हैं, नागौर, जोधपुर और पाली। चलिए अब अपने इसके थार के मरुस्थल के बारे में देखते हैं कि जो थार का मरुस्थल है भाई, अब ये थार का मरुस्थल कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। थोड़ा सा थार के मरुस्थल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो थार का मरुस्थल का जो विस्तार है मित्रों, थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो एक तो आपके भारत के अंदर है और एक अपना जो पड़ोसी मुल्क है, निकमों का जो देश है, कमीनों का जो देश है पाकिस्तान, उसमें भी फैला हुआ है। भारत में कितना फैला हुआ है, तो भारत में 85% और पाकिस्तान निकमों के पास कितना है, 15% ये फैला हुआ है। चलिए तो अब अपने आगे देखते हैं कि भारत में ये जो फैला हुआ है 85% ये कितने राज्यों में है। भारत में ये कितने राज्यों में है, तो मित्रों भारत के ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 स्टेट के अंदर ये फैला हुआ। पहला कौन सा राज्य है, तो पहला जो राज्य है वो वाला है आपका राजस्थान। दूसरा जो राज्य जिसमें विस्तार है वो है आपका गुजरात। तीसरा जो राज्य है वो है आपका पंजाब और चौथा जो राज्य है वो है हरियाणा। तो ये 4 राज्य हैं, इनमें ये फैला हुआ है। अब कितना फैला हुआ है, तो राजस्थान में कितना है, इस 85 में से 58% राजस्थान में है, 13% गुजरात में है, 8% पंजाब में है और 6% हरियाणा में फैला हुआ है। अब इसमें अपने बात करें तो इतना ये फैला हुआ है।
तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? राजस्थान। और सबसे कम किस राज्य में है? तो हरियाणा के अंदर। चलिए, अब राजस्थान में ये कितने जिलों में फैला हुआ है मित्रों? तो राजस्थान के कितने? ये 12 जिलों में विस्तृत है। राजस्थान के कितने जिलों में? 12 जिलों में ये फैला हुआ है। और ये 12 जिले कौन कौन से हैं? तो 12 जिलों की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी अगर बात करूं मैं, सबसे पहला जो जिला है वो है जालोर, दूसरा ये फैला हुआ है बाड़मेर, तीसरा ये फैला हुआ है जैसलमेर, चौथा ये फैला हुआ है किसके अंदर? ये भी आपका जिला है बीकानेर, पांचवा जो जिला है आपका वो गंगानगर, छठा हनुमानगढ़, सातवां कौन सा है? चूरू, आठवां आपके झुंझुनू और नौवां आपके जिला है सीकर। नौवां कौन सा है? सीकर। तो ये 9 जिले तो राजस्थान की जो सीमा है उस सीमा के सहारे हो गए। 10वां जो जिला है वो आपका है नागौर, 11वां जो जिला है वो आपका है जोधपुर और 12वां जो आपके जिला है वो है पाली। कौन सा है? वो है पाली, यानी कि पाली के कुछ एक जो भाग है जिसमें अपना ये फैला हुआ है मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल आपको नज़र आ रहा है, ये पाली का ये जो पोर्शन है यहाँ पे अपना ये फैला हुआ है। पाली का इस वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसके अंदर आप ये पाली में फैला हुआ है। इस प्रकार ये राजस्थान के 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा किस में? तो 12 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक तो आपके हैं जैसलमेर में, और ये न्यूनतम किस में है? इन 12 में से न्यूनतम है आपके झुंझुनू। न्यूनतम कौन है मित्रों? झुंझुनू। सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है जैसलमेर के अंदर, जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार मिलता है, और सबसे कम जो विस्तार मिलता है इसका वो मिलता है झुंझुनू जिले के अंदर। चलिए, ये तो था अपना मरुस्थल के बारे में सामान्य सा परिचय। ओके, अब चलते हैं आगे, थार का मरुस्थल का विस्तार। चलिए, अपने इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ से कि थार के मरुस्थल का, भाई आप इतना बोल रहे हो थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तो इसका क्षेत्रफल भी तो बता दो। चलिए, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल कितना बताओगे? कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.09 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से ये कितनों में फैला हुआ है? मुख्य रूप से ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो क्या करेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों आ गए तो अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगर लैंग्वेज में दे रखा होगा कि राजस्थान में थार का मरुस्थल कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ या कुल कितना क्षेत्रफल है, अगर कुल क्षेत्रफल पूछे तो आपको 2,09,000 वर्ग किलोमीटर वाला सही मानना है। अगर साथ में 1,75,000 हो तो भी। अगर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से कितने भाग पर फैला हुआ है तो आपको 1,75,000 सही मानना है। वैसे आज तक दोनों साथ में नहीं आए हैं, एक ही साथ में आया है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो फैला हुआ 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अपने इसकी बात करते हैं कि इसकी जो मरुस्थल है इसकी लंबाई कितनी है मित्रों। तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये फैला हुआ है। ये जो पिछली वाली स्लाइड थी आप देखोगे इसमें कि ये जो मरुस्थल है आपका इस ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो दिशा है आपकी ये वाली कौन सी है? ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो ये जो मरुस्थल है आपके ये इस दिशा में यूं फैला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। और यूं जो फैला हुआ है तो ये वाली उत्तर पूर्व से लेकर के ये वाला दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो कुल लंबा है ये आपके लंबा है 640 किलोमीटर। कितना है मित्रों? 640 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई पूछे आपसे तो चौड़ाई जो इसकी है वो इस प्रकार से मापी जाएगी यूं, ठीक है। और जो चौड़ाई यूं मापी जाएगी तो चौड़ाई इसकी लगभग आ जाएगी आपकी कितनी? 300 किलोमीटर के आसपास। कितनी आ जाएगी? 300 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो अब आगे लेके चल रहा हूं आपको मैं। तो इसकी लंबाई आ गई, इसकी जो चौड़ाई है 300 किलोमीटर है और इसकी जो औसत ऊंचाई है मरुस्थल की वो आपके 200 से लेकर के
300 मीटर तक मिलेगी। यानी कि मरुस्थल की जो औसत ऊंचाई है वो 200 मीटर से लेकर के 300 मीटर के बीच में आपको मिलने वाली है। ठीक है, मरुस्थल की याद रखना आप सभी लोग कि मरुस्थल की जो औसत ऊंचाई है वो 200 मीटर से लेकर के 300 मीटर के बीच आपको मिलने वाली है। ये तो था अपने मरुस्थल के बारे में सामान्य सा परिचय। लेकिन अब अपने क्या है कि मरुस्थल के बारे में कई कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं उनका अलग अलग भी कहना है, अलग अलग उनका मत है, अलग मत ये भी हैं। चलिए विशेषताएं में थोड़ी बाद में देखना कि एक अपने इसके बारे में ये भी मत है कि ये जो मरुस्थल है ये अवशेष किसका है? ये अवशेष है तैतीस सागर का। यानी कि कुछ वैज्ञानिक हैं अपने, उन्होंने कहा कि भाई आज जहां पे मरुस्थल है वहां पे एक समय हुआ करता था जहां पे 33 सागर था इसकी जगह, और जो 33 सागर था धीरे धीरे ये अरब सागर के अंदर चला गया और वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी का जमाव हो गया और मिट्टी इन्होंने आज वहां पे धीरे धीरे बड़े बड़े रेत के टीले खड़े कर दिए। तो मरुस्थल की जगह एक समय हुआ करता था 33 सागर था और 33 सागर के स्थान की जगह ये वाला अपना मरुस्थल है। लेकिन कुछ एक वैज्ञानिक है जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो मरुस्थल है, कुछ जो अलग मत है, ये मरुस्थल कहते हैं कि ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल। और ग्रेट पोलियो आर्कटिक किसका भाग है? सहारा का उत्तरी भाग है। सहारा मरुस्थल आप सभी परिचित होंगे जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उससे 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और सहारा मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल। और ये जो मरुस्थल है, कुछ वैज्ञानिक का मत है कि ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो कौन सा है? वो 33 सागर वाला। मान्य मत कौन सा है? वो 33 सागर वाला माना जाता है। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थल के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो जो मरुस्थल का जो विस्तार का नाम है, विस्तार का मतलब मरुस्थल का आगे बढ़ना, यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मरुस्थल आगे चलना। अपने को पता है, हम लोग मारवाड़ के हैं तो मारवाड़ में अपने यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा ही है। और कुछ लोग मेरे साथी जो यहाँ पश्चिमी राजस्थान से नहीं है, राजस्थान के किसी अन्य क्षेत्र से हैं, तो उनको भी पता होगा कि जो मरुस्थल में जो धूल भरी आंधियां चलती है, आंधियों के समय क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती है तो उनके साथ धूल उड़ जाती है। तो ये जो धूल उड़ने के साथ साथ ये मिट्टी का बहाव होता है और मिट्टी एक जगह जमा हो जाती है, यानी कि आगे से आगे ये मरुस्थल बढ़ता रहता है। तो मरुस्थल का जो विस्तार है उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस विस्तार को जो अरब देश है, अरब देश, इस विस्तार को कबीर कहते हैं। जो अपना नल्ला देश है पड़ोसी, उसका क्या नाम है भाई? पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले मगते इसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान वाले मगते इसे चेलिस्तान कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? चेलिस्तान। चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करें अपने, तो अगले नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अपने भारत में इसे क्या कहते हैं? ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में इसे क्या कहते हैं भाई? भारत में इसे कहते हैं मार्च। और मार्च कौन सी? रेगिस्तान की मार्च। यानी कि मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान की मार्च कहलाता है। याद रखना आप सभी लोग, ये वाला अपने लिए क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, ये वाला अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये आप लोग याद करना। यानी कि अपने वैज्ञानिकों का मत है कुछ का कि 33 सागर का अवशेष है, लेकिन कुछ एक वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वाले अपने क्या है कि भाई अपने ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। और ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल जो कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल का ही भाग है। और इसमें विस्तार की बात करें तो अरब देश में इसे कबीर कहा जाता है, पाकिस्तान में चेलिस्तान कहते हैं इसे, भारत में इसे मार्च के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने इसमें एक और देख लेते हैं अगली कड़ी के अंदर कि इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है। चलिए, विशेषताएं बहुत ही अच्छी बातें हैं। मैं आपको इस मरुस्थल की विशेषताएं बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखना आप सब लोग, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता
बायोडाइवर्सिटी वाला मरुस्थल, यानी कि ये जो डेजर्ट है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला डेजर्ट है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जैव विविधता पाई जाती है तो वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए दूसरी जो विशेषता है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। विश्व में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है वो भी थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो एनिमल डेंसिटी पाई जाती है, पशुओं का सबसे ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है वो भी अपने यहीं पर पाया जाता है। फिर इसकी विशेषता है कि भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। यानी कि जो अपना दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, इस मानसून को अपने और आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। हम जलवायु टॉपिक के अंदर पूरा आपको मैं बताऊंगा कि ये जो मरुस्थल है इसको कैसे अपनी ओर अट्रैक्टिव या आकर्षित करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर विश्व का एकमात्र मरुस्थल जो दक्षिण पश्चिमी पवनों से निर्मित है। विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो दक्षिण पश्चिमी पवनों से निर्मित है, वो है थार का मरुस्थल। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता, विश्व की सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सोलर पावर है वो यहाँ पे पाई जाती है, सोलर एनर्जी है वो अपने यहाँ पे पाई जाती है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है विश्व का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड। विश्व का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा पावर हाउस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने विश्व की सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पाई जाती है, सौर ऊर्जा की संभावना पाई जाती है। इसलिए अपने ये वाला पाया जाता है, यहाँ पे अपने विश्व की सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना के कारण विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। छठी इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पे जो डेजर्ट जोन है, डेजर्ट जोन कितने हैं इस मरुस्थल में, इस मरुस्थल के अंदर आपके डेजर्ट जोन आपको मिल जाएंगे 85। और कुल भारत में कितने डेजर्ट जोन हैं, तो भारत में कुल है 142, यानी कि 142 में से 85 अकेले अपने इस थार के मरुस्थल में डेजर्ट जोन पाए जाते हैं। ये तो थी इसकी विशेषता। याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, भारतीय मानसून को आकर्षित करता है, और भारतीय ऋतु चक्र को भी ये क्या ऋतु जो सेशन सर्कुलेशन होता है ऋतुओं का, उसको भी ये मैनेज करता है, ऋतु चक्र को भी निर्माण करता है ऋतु चक्र का। विश्व का एकमात्र मरुस्थल जो दक्षिण पश्चिमी पवनों से, यानी कि जो सदर्न वेस्टर्न विंड्स है उससे निर्मित है एकमात्र मरुस्थल। विश्व के सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला मरुस्थल है, इसलिए इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। फिर डेजर्ट जोन, यहाँ पे अगर बात करें कुल कितने डेजर्ट जोन है, राजस्थान के अंदर कितने डेजर्ट जोन है, तो ये वाला राजस्थान में जो कुल डेजर्ट जोन है वो 85 है। लेकिन कुल इंडिया में कितने हैं मित्रों, तो इंडिया के अंदर कुल 142 डेजर्ट जोन है, इसमें से अकेले राजस्थान के पास 85 डेजर्ट जोन पाए जाते हैं। चलिए, ये तो था आज की क्लास में अपना शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है, और जो अपना थार का मरुस्थल है इस थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। अब अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम मरुस्थल का जो क्लासिफिकेशन है उसको करेंगे, और उस क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको ये जो सेशन है, ये जो क्लास है पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं 100% आपको पढ़ा दूंगा और वहीं से आएगा, नहीं, 70 to 80% मुझे पता है यहीं से आएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिएगा। सफलता आज नहीं तो कल लगातार बने रहोगे तो आपके कदमों में जरूर होगी। सफलता का एक ही मंत्र है बस, वो है सतत प्रयास।
लगातार बने रहिएगा। लेकिन आजकल के जो मेरे साथी हैं वो पढ़ते कम हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने भाई, जो पढ़ते तो कम हुए लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन परिणाम दिखावे का मोहताज नहीं, परिणाम परिश्रम का मोहताज है। अंत में परिणाम बता ही देता है कितना क्या बढ़ा और कितना नहीं बढ़ा। चलिए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं और नेक्स्ट अगली कड़ी के अंदर मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान सीईटी के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम नोट्सों की पीडीएफ पहुंच सके। Thank you very much.